हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो टेक्निकल हेल्पर जो भर्ती है आपके बाद टेक्निकल पार, उसमें अपनी एक क्लास हो चुकी है, आज है दूसरी नंबर क्लास। और ये अपन क्वेश्चन जो ले रहे हैं उसमें अपन अलग अलग चैप्टर के, मतलब जिस प्रकार से जनरेटर चैप्टर चल रहा है अपना, तो जनरेटर चैप्टर से जितने भी मोस्टली क्वेश्चन हैं उनको अपन लेंगे, और वो कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आए हुए हैं और उनको वहां से उठाएंगे, तब जाकर के मतलब, और उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आया था, किस प्रकार से बन सकता है और किस प्रकार से सारा और सब। इस वीडियो को देखना, इस क्लास में मतलब सब कुछ, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा टेक्निकल पर। और यानी कि जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे जो मोस्टली होंगे सारे जनरेटर चैप्टर में, जितने क्वेश्चन बनते हैं 50 है 40 जितने बनते हैं सबको अपन करेंगे, चाहे 10 क्लास हो जाए कोई टेंशन नहीं है, और आपको तो बस पढ़ते रहना है। ठीक है दोस्तों, और साथ साथ में पूरा क्लास देखा करो, ये नहीं कि थोड़ी सी क्लास देखी बंद कर दी, और रिकॉर्ड रखो सामने और वहाँ पर नोट डाउन करना है हर क्वेश्चन को, और उसके बारे में विस्तार से समझ रहे हैं और समझ में आनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और साथ साथ में बेल आइकन में जरूर दबाना है, जिससे कोई भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आपने जनरेटर की दूसरी क्लास है आज, उसको स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं अभी। चलो ठीक है ना दोस्तों, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं डीसी जनरेटर में। मोस्टली क्वेश्चन है ना, उनको अपन पढ़ेंगे। अपन थोड़ी पढ़ने के थोड़े इस समय टाइम नहीं है, मतलब कि इतना एग्जाम सिर पर है, इसलिए अपन मोस्ट क्वेश्चन जो हाईलाइट है, मतलब हर एग्जाम में आ सकते हैं, उस हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन क्वेश्चनों को यहाँ पर बोर्ड पर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अपन लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला है, एक क्लास तो अपनी हो चुकी थी, आज है दूसरी क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की बॉडी को योक, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, बॉडी हो सकती है या योक भी हो सकता है। बॉडी योक किस धातु की बनी होती है, यानी कि ये क्वेश्चन है पहला, दिख रहा है ना। हाँ, यानी कि डीसी जनरेटर की जो बॉडी है यानी कि योक, वो किस धातु की बनी होती है। तो डीसी जनरेटर की बॉडी किस प्रकार की होती है, इस प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की बॉडी होती है, इसमें इस प्रकार की ये क्या लगा होते हैं, पोल, क्या लगा हुए हैं, पोल लगे हुए हैं, इस प्रकार के ये पोल लगे हुए हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, ये जो बाहरी भाग है इसके ऊपर आई हुक होता है, ये आई हुक, ये क्या है, डीसी जनरेटर की बॉडी है, उसको क्या कहते हैं, योक। दोस्तों, ये जो बॉडी है ये क्या इसकी बनी होती है, क्वेश्चन ये आता है कि यह है कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है, यानी कि डीसी जनरेटर की जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन व कास्ट स्टील की बनी होती है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ी प्रॉब्लम है इस नेटवर्क में, सिस्टम में। ठीक है दोस्तों, यानी कि कास्ट आयरन में कास्ट स्टील की बनी होती है। क्वेश्चन आ गया डीसी जनरेटर की बॉडी किसकी बनी होती है, तो अपन को लगाना है कास्ट आयरन व कास्ट स्टील। अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकता है कि छोटी मशीन की बॉडी किस प्रकार की बनी होती है। मशीन में कई प्रकार के होते हैं, छोटी भी हो रही है, बड़ी, इनकी भी क्षमता के अनुसार बॉडी बनती है। तो छोटी मशीन की बॉडी किस प्रकार की बनी होती है, क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है। तो छोटी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है, कास्ट आयरन की, कास्ट आयरन की, यानी कि
छोटी मशीन की जो बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की। ये क्वेश्चन आता है कि छोटी मशीन की बॉडी किसकी बनती है, तो वहां पर कास्ट आयरन और कास्ट स्टील दोनों मिलते हैं, तो आपको लगाना है कास्ट आयरन। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आता है मोस्टली। उसके बाद में बड़ी मशीन की बॉडी किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। यानी कि बड़ी मशीन की जो बॉडी होती है वो किसकी होती है? कास्ट स्टील की। ये बहुत मतलब ढाल के सांचे में ढाल करके इसको मजबूत कर दिया जाता है, कास्ट स्टील बना दिया जाता है। इसको क्यों? बड़ी मशीन है, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखना है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखेंगे तो ये ऐसे नहीं हो जाए कहीं टूट जाए, इसलिए मतलब ढाल करके सांचों में मजबूत बनाया जाता है, इसलिए ये कास्ट स्टील की बनी होती है बड़ी मशीन की बॉडी। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है किसका? बॉडी योग का कार्य क्या है कि मशीन की यांत्रिक भागों की सुरक्षा करना। यानी कि मशीन के जो आंतरिक भाग हैं उनकी क्या करना? सुरक्षा करना। पहला काम तो इसका यह है, जो मशीन के जो आंतरिक भाग होते हैं भीतर के, उनकी क्या करती है? सुरक्षा करती है। आंतरिक भाग हैं जितने भी आर्मेचर है, पोल है, बैंडिंग है, सब के क्या करती है? रक्षा करती है। क्लियर है ना? उसके बाद में दूसरा इसका कार्य क्या है? अब देखो दोस्तों, इस पर अपन बैंडिंग करते हैं, पोलों पर क्या करते हैं? बैंडिंग करते हैं। इस प्रकार से कर दी बैंडिंग। अभी बैंडिंग करते हैं तो क्या बनता है? इसके बीच में चुंबक बनता है दोस्तों, चुंबक। इस प्रकार चुंबक बन रहा है, बीच में ये क्या घूम रहा है? आर्मेचर घूमता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चुंबक बनता है तो ये क्या करती है? चुंबकीय बल रेखाओं का मतलब छेदन नहीं करती, ये चुंबकीय बल रेखाओं पथ बार यानी रास्ता पूर्ण करती है। यानी कि अगर ये माने कि बॉडी नहीं हो तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर भी निकल सकती हैं बाहर। तो ये क्या करती है? बॉडी बंद होती है तो चुंबकीय बल रेखाएं भीतर ही रहेंगी, बाहर नहीं आएंगी। और चुंबकीय बल रेखाएं अगर बाहर निकल जाएंगी, अगर ये बॉडी नहीं होगी तो ये मोटर चलेगी नहीं, जनरेटर चलेगा नहीं, पहली बात तो। लेकिन अगर माना कि बॉडी क्या करती है, जो चुंबकीय बल रेखा है, चुंबक बन रहा है एन की ओर, वो चुंबकीय बल रेखाओं क्या करती है? पथ माना रास्ता प्रदान करती है। तो दूसरा कार्य क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करती है। यानी कि पथ माने रास्ता, यानी कि रास्ता क्या करती है? प्रदान करती है। देखो, रास्ता प्रदान कर रही है। अगर ये बॉडी नहीं होती तो जिस प्रकार से ये बाहर निकल जाए, जिस प्रकार से आप लोग गांव में छाछ से करते हैं ना, उस प्रकार से ये सिस्टम होता है। अगर साइड में सिस्टम नहीं हो तो ये क्या है? छाछ अपनी बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से चुंबकीय बल रेखा बाहर निकल जाएंगी, और चुंबकीय बल रेखा बाहर निकलेंगी तो चुंबकीय बल रेखा आर्मेचर द्वारा कम कटेंगी, और चुंबकीय बल रेखा कम कटेंगी तो ईएमएफ भी उत्पन्न कम होगा, और ईएमएफ उत्पन्न कम होगा तो हमारे आउटपुट में वोल्टेज का मान भी कम मिलेगा। आ गया समझ में? ये काम है बॉडी का। ठीक है दोस्तों, ये किसकी बनी होती है? छोटी मशीन की किसकी बनी होती है? बड़ी मशीन किसकी बनी होती है? सब कुछ क्लियर हो गया है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इनको आप रजिस्टर में नोट डाउन कर लिया करो, ये मोस्टली क्वेश्चन है। किसी भी एग्जाम में बैठने टेक्निकल हेल्पर से मतलब नहीं है, आप किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। तो दूसरा क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ होता है, उसको बोलते हैं प्रेरित ईएमएफ। जो उत्पन्न ईएमएफ है उसका सूत्र क्या है? तो ये क्वेश्चन होता था, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का सूत्र, ये क्वेश्चन बहुत आता है दोस्तों। साथ साथ में क्लास अच्छी लग रही है तो लाइव करके पढ़ना, ठीक है? एक बार थम्स अप है ना। इससे क्या है, ये हमको भी क्या है, अगर आप लाइक करोगे ना तो हमको भी और मोटिवेशन मिलता है, हम भी और अच्छे, मतलब कोई भी टीचर हमेशा बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है? तो
ये अपन पढ़ रहे हैं और ये मोस्टली क्वेश्चन है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर मिलेंगे, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन लेकर के उसके सारे विस्तार से बता रहा हूं, इससे आपकी थ्योरी भी मजबूत होती चल रही है ना। आपको तो बस साथ साथ पढ़ते रहना है। क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का सूत्र क्या है। तो डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ किसके अंदर उत्पन्न होता है? आर्मेचर के अंदर, क्योंकि आर्मेचर क्या करता है? घूमता है, और आर्मेचर घूमता है तो उसके अंदर क्या होता है? ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ को क्या कहते हैं हम? विद्युत वाहक बल, यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या? ईएमएफ। तो प्रेरित ईएमएफ का जो सूत्र है वो क्या है? एक सेकंड। प्रेरित का ईएमएफ का जो सूत्र है वो अपन कह देंगे E बराबर P, ये क्या है? फाई जेड एन बटे 60 इंटू ए। अपन एक एक को समझेंगे, कोई टेंशन मत करो। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इससे क्वेश्चन से कितने भी सवाल बना लो आप, इस क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसी क्वेश्चन से आप सवाल बना कर बहुत सवाल बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अपन एक एक को करते हैं, घबरा मत। तो डीसी जनरेटर के अंदर जो उत्पन्न होगा ईएमएफ आपको मिलेगा वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, और ये फॉर्मूला क्या बोलता है? पी फाई जेड एन बटे 60 ए। तो दोस्तों P का मतलब इसमें क्या है? पोल। पोल को ध्रुव भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोल की संख्या, यानी कि P का मतलब है पोलों की संख्या। कितने पोल है जनरेटर के अंदर? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। जितने पोल होंगे अपन को यहां पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पोलों के ऊपर निर्भर कर रहा है ना ईएमएफ। ये उत्पन्न ईएमएफ है, यानी कि वोल्टेज है, आपको जो बाहर मिलेगा ना वोल्टेज है। अब P का मतलब क्या है? पोल, ध्रुवों की संख्या। फाई का मतलब क्या है? ये फाई है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। जो बाइंडिंग के अंदर उत्पन्न हो रहा है चुंबकीय फ्लक्स, इसका मात्रक क्या है? वेबर। क्या मात्रक है इसका? वेबर। उसके बाद में ये जेड क्या है? जेड है आर्मेचर चालकों की संख्या। आर्मेचर चालकों की संख्या, यानी कि आर्मेचर के अंदर कितने चालक हैं? 10, 20, 50, 100 चालक, मतलब कितनी बाइंडिंग की हुई है, समझ रहे हो? वो अपन को लगाना है जेड आर्मेचर के अंदर। अगर आर्मेचर अंदर चालकों की संख्या अधिक होगी ना तो वोल्टेज अधिक बनेंगे, समझ रहे हो? अगर उसके अंदर अधिक बाइंडिंग करेंगे ना पर अधिक, तो अधिक वोल्टेज बनाएगा आर्मेचर। तो चालकों की संख्या, चालक मतलब उसमें बाइंडिंग की हुई है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? एन, आर्मेचर की घूर्णन गति, यानी कि आर्मेचर किस गति से घूम रहा है? एन, घूर्णन गति जो आर्मेचर घूम रहा है उसकी आरपीएम क्या है? इसका मात्रक क्या होगा? आरपीएम। आर का मतलब राउंड पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने राउंड बना रहा है, कितना घूम रहा है, वो क्या है? आरपीएम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में ये 60 का मतलब क्या है? ये जो सेकंड में आ रही थी हमने उसको क्या बना दिया? मिनट में बना दिया। किसमें? मिनट में। जैसे दोस्तों अगर हमारे पास 300 क्या है? सेकंड है, अगर मुझे इसको मिनट में बनाना है, किस में बनाना है? मिनट में बनाना है, तो मैं इसमें 60 का भाग दूंगा नहीं दूंगा, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो मैं इसमें 60 का भाग दूंगा, और 60 का भाग दूंगा तो मेरा ये कितना आ जाएगा? 5 मिनट आ जाएगा, ये मिनट। तो ये मिनट को मैंने इस प्रकार से पर मिनट एम, क्योंकि इसका जो मात्रक है आरपीएम है, और मैं इसको मिनट में बढ़ाऊंगा तो मैं 60 का भाग दूंगा, तो इसी प्रकार से मैंने 60 का भाग दिया यहां पर। आ गए दोस्तों? ये 60 का भाग इस प्रकार जाता है इसमें।
इसलिए 60 लिखा होता है। उसके बाद में एक क्या है, समांतर पथों की, पथ माने रास्ता की संख्या, यानी कि आर्मेचर के अंदर कितने रास्ते हैं, विद्युत धारा के कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते हैं, 4, 8, 10, कितने रास्ते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये भी किसके अनुरूप, मतलब किसके अनुसार निर्भर होता है, आर्मेचर के अंदर बाइंडिंग की जाती है। आर्मेचर के अंदर 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है। कौन कौन सी, एक तो लैप बाइंडिंग, एक वेव बाइंडिंग। उनके हिसाब से ए का मान निर्भर करता है, यानी कि आप लैप बाइंडिंग कर रहे हो या वेव बाइंडिंग कर रहे हो, उसी के आधार पर आपको ए का मान निर्भर होगा। यानी कि आर्मेचर के अंदर पथों की संख्या कितनी होगी, तो आपने अगर लैप बाइंडिंग की है या वेव बाइंडिंग की है, उसी के आधार पर हमको लगाना पड़ेगा। इसके अपन भी पढ़ेंगे, लैप भी पढ़ेंगे, वेव भी पढ़ेंगे, बराबर। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब ये मैंने सारा कुछ लगा दिया आपको इस प्रकार से। यहां पर अगर माना कि ये आपको पता है कि पी का मान, पी को क्या बोलते हैं, फाई को क्या बोलते हैं, एन को क्या बोलते हैं, तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप यहां पर जमा करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, जिस समय हमारा जनरेटर कंपनी के अंदर बनकर तैयार होता है, उस समय जनरेटर में ए का मान भी फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि आर्मेचर के अंदर कितने रास्ते बनाने हैं, उस समय जिस प्रकार से आर्मेचर में बाइंडिंग की होती है ना, करते हैं, उसी समय इसको बांध को फिक्स कर देते हैं। अपन इसको घर पर ला करके परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। उसके बाद में पोलों की संख्या भी क्या कर दी जाती है, स्थिर कर दी जाती है कि मशीन के अंदर पोल 2 लगाने हैं, 4 लगाने हैं, 8 लगाने हैं, तो पोलों की अंदर संख्या भी जिस समय ये बनता है उसी समय स्थिर हो जाती है। अपन उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके बाद में जेड के मान को भी जिस समय जनरेटर बनता है उसी समय फिक्स कर दिया जाता है। और ये 60 से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो 60 तो सेकंड मिनट में बदला था। उसके बाद में बचा क्या अपने पास, फाई और एन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से इस प्रकार का बनता है, देखो जनरेटर में फिक्स मान, फिक्स किसका रहता है, तो फिक्स रहता है हमेशा पी का, और दोस्तों पी का और जेड का और ए का, इनका मान क्या होता है, हमेशा फिक्स मिलेगा। अब अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, किस किस को, फाई और जेड, एक मिनट सॉरी, फाई और एन। ठीक है दोस्तों, अब ये जो फाई एन है, इसी के ऊपर जनरेटर का वोल्टेज निर्भर कर रहा है। इस सूत्र से हमने ये सूत्र बना दिया, यानी कि ए का मान, जेड का मान और पी का मान तो स्थिर हो गया जिस समय जनरेटर बना था। उसके बाद में हम जनरेटर के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें चुंबकीय फ्लक्स का मान अपन अधिक धारा दे सकते हैं, और अधिक धारा देंगे तो फ्लक्स अधिक अच्छा बनेगा, और फ्लक्स अधिक अच्छा बनेगा तो अच्छा कटेगा, अधिक कटेगा, अधिक कटेगा तो जनरेटर में उत्पन्न वोल्टेज का मान भी अधिक मिलेगा। देखो समानुपाती मतलब समझ रहे हो, एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ेगी। समानुपाती माने कि बराबर, तो ये बराबर चलने लग रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इन दोनों पर निर्भर कर रहा है क्या, ईएमएफ, उत्पन्न वोल्टेज, किस पर, फाई पर और एन पर। और आप जितने तेज गति से इसको घुमाओगे, किसको, आर्मेचर को, तो उतनी ही तेज गति से ईएमएफ उत्पन्न होगा। आगे समझना, यानी कि दोनों के ऊपर निर्भर कर रहा है ईएमएफ, किस किस पर, फाई पर और एन पर। यानी कि फाई का मान बढ़ाओगे आप तब भी ईएमएफ बढ़ेगा, और एन का मान बढ़ाओगे तब भी ईएमएफ बढ़ेगा। अगर इनका मान घटाओगे तो ईएमएफ का मान भी घटेगा। तो जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ का मान चुंबकीय फ्लक्स व उसकी घूर्णन गति दोनों के समानुपाती होता है। इस प्रकार से आप लिखना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बन जाता है इससे कि चुंबकीय फ्लक्स का मान दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ का मान कितना होगा, दोगुना होगा। घूर्णन गति का मान 3 गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ईएमएफ का मान भी 3 गुना होगा ना दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते तो हमसे अपन को ये याद रखना है, इसके परिवर्तन से ही उत्पन्न ईएमएफ का मान परिवर्तित होगा। ठीक है दोस्तों। अब
मैं इससे एक सवाल बना के बताता हूं आपको। बनाऊं एक सवाल, कैसे आ सकता है? ठीक है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए पहले, पी का निम क्या बोलते हैं, जेड को क्या बोलते हैं। मैं क्वेश्चन यहां पर इसी प्रकार से लगूंगा। देखो दोस्तों, एक सवाल इस प्रकार का आ सकता है, माना कि बोल दिया क्वेश्चन में किसी जनरेटर के अंदर पोलों की संख्या 4 है। पोलों की संख्या कितनी है? 4 है। वह चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? 0.02 वेबर है। उसके बाद में चालकों की संख्या कितनी है? 300 चालक है। और घूर्णन गति कितनी है? 1500 आरपीएम है। तो और ए का मान कितना दिया है इसमें? ए का मान आपको माना कि 2 दिया है। और ये ए का मान भी किस पर निर्भर करता है? ये इसकी स्थिति पर निर्भर करता है। किस प्रकार से? ए का मान लैप बाइंडिंग या वेव बाइंडिंग। आपको स्पष्ट में लिखा होगा कि लैप बाइंडिंग की है या वेव बाइंडिंग की है। अगर लैप करेगा या वेव करेगा तो हमने क्या कर दिया उसके अंदर? वेव बाइंडिंग करेगी। इसको भी पढ़ेंगे अपन, लैप को पढ़ेंगे, वेव को पढ़ेंगे। तो वेव बाइंडिंग की, तो वेव बाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर 2 होता है वेव बाइंडिंग। थोड़ा सा बस फिलहाल में इस याद रख लो, बस ए बराबर 2। अपन इसको भी पढ़ेंगे, लैप को वेव को, तब समझ में आ जाएगा आपको ए का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का दे दिया आपको कोई मान। अब आपको क्या निकालना है? इसका ई का मान निकालना है। अगर आपके पास ये चीज है तो आप इसको यहां पर रख दीजिए सूत्र में और आपका ई का मान निकल के आ जाएगा। किस प्रकार से? ई बराबर पी का मान कितना है? 4। इसको फाई का मान कितना है? 0.02 इंटू जेड का मान कितना है? 300 इंटू एन का मान कितना है? 1500 बटे और 60 लगा दिया। इसके बाद में ए का मान कितना है? 2। अब दोस्तों अपन इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, अपना ईएमएफ का मान निकल कर जाएगा। देखो दोस्तों, अगर माना कि मैं इस 60 से इसको काटूं, कितनी बार गया ये? 5 बार गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में 200 में इस 2 को काटूं, कितनी बार कटेगा? 2 बार कटेगा। ये पॉइंट को हटाऊंगा, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है? 2। मैं 2 जीरो बढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दी। अब अपना ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 15, ये बचा। तो 15 5 75 और 75 दुआ 150 और 150 दुआ 300, यानी कि 300 वोल्ट बनाएगा हमारा जनरेटर। कितना वोल्टेज बनाएगा? 300 वोल्टेज बनाएगा। इस प्रकार के आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला सिस्टम चलते हैं अपन। आ गया समझ में कंप्लीट? अगला है दोस्तों, ये आपको क्लास अपने YouTube पे प्लेलिस्ट बना दी गई है अलग से, आपको वहां पर मिलती है। और अगर कोई भी निकालने प्रॉब्लम आ रही है तो व्हाट्सएप लिंक दी हुई है, उसमें मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, और आपको आराम से नोट डाउन करना। ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं यहां पर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर, आर्मेचर में बाइंडिंग होती है, यानी कि आर्मेचर के अंदर कौन कौन सी बाइंडिंग होती है उसको अपन पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखो दोस्तों, आर्मेचर के अंदर जो बाइंडिंग है उसको अपन पढ़ रहे हैं। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो साथ साथ लाइक करके चलना, ठीक है। अपन आर्मेचर के अंदर जो बाइंडिंग की है उसको देखते हैं पूरा, और इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं बाइंडिंग के अंदर। तो क्वेश्चन अपना क्या है? ये आर्मेचर है। देखो दोस्तों, ये क्या है? कोई भी आर्मेचर है। इस प्रकार का होता है आर्मेचर होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? उसमें स्लॉट कटे होते हैं, स्लॉट क्या? खांचे। ठीक है दोस्तों, ये अपना क्या है? कोई आर्मेचर है। आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ बिल्कुल दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें क्या करते हैं? खांचे कटे हुए हैं, और इसके अंदर क्या होती है? बाइंडिंग होती है। इस प्रकार की बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग होती है। और ये क्या करता है? उसके अंदर घूमता है मशीन के अंदर और ईएमएफ उत्पन्न करता है। अब ईएमएफ उत्पन्न करेगा तो इसके अंदर जो बाइंडिंग की हुई है उसको बोलते हैं अपन। इसमें 2 प्रकार की बाइंडिंग की जाती है। ये क्वेश्चन आता है, इसमें 2 प्रकार की
कितने प्रकार की बाइंडिंग होती है? 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है। पहली है लैप बाइंडिंग, लैप बाइंडिंग, और दूसरी है वेव बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आता है, एक तो करते हैं अपन लैप बाइंडिंग, एक करते हैं वेव बाइंडिंग। दोस्तों एक तो करते हैं लैप बाइंडिंग, एक करते हैं वेव बाइंडिंग। तो दोस्तों लैप बाइंडिंग का दूसरा नाम क्या है? लैप मतलब एक दूसरे के ऊपर लेप कर रही है। देखो दोस्तों, इस प्रकार की क्या कर रही है? एक दूसरे के अंदर ऊपर लेप कर रही है, लेप। अब ये जो सिस्टम आपको दिखाया गया है, ये क्या है? एक समांतर ऑपरेशन तो है, पैरेलल ऑपरेशन है ना। तो इस बाइंडिंग को हम क्या बोलते हैं? समांतर बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? समांतर बाइंडिंग। ध्यान रखना दोस्तों, अगर क्वेश्चन में लैप नहीं आ करके समांतर बाइंडिंग आ गया ना, तो उसका मतलब भी क्या है? लैप है। ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इसके नाम और क्या होता है? लेप बाइंडिंग। लेप बाइंडिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर लेप करना, ठीक है, चढ़ाव करना। तो इसको बोल सकते हैं चढ़ाव बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, इसके 3 नाम बता दिए मैंने आपको, 3 नाम, और 3 नाम कोई से आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में क्या है? वेव बाइंडिंग। वेव बाइंडिंग को बोलते हैं तरंग बाइंडिंग। क्या बोलते हैं? तरंग बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसका दूसरा नाम क्या है? यहां पर क्या कर रहे हैं? तरंग मतलब चढ़ाव, एक दूसरे के ऊपर चढ़ाव कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है? समांतर क्रम हो रहा है, नहीं हो रहा? हो रहा है समांतर क्रम, हो रहा है समांतर क्रम। तो यहां पर क्या है? तरंग। तरंग किस प्रकार चलती है? इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की तरंग। तो ये क्रम कौन सा है? श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम। तो हम इस बाइंडिंग को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? श्रेणी बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, श्रेणी बाइंडिंग कह सकता हूं या सीरीज बाइंडिंग कह सकता हूं। दोस्तों इनसे बहुत कुछ आते हैं, ये मोस्टली है, और पूरा मैं आपके सामने क्लियर कर रहा हूं, कंप्लीट इधर उधर, यानी कि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर इनमें दोनों में अपने समझ में आ गया ना, तो कंप्लीट आपको लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपन आगे। ये इनके मैंने 3 नाम बता दिया आपको, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, समांतर बाइंडिंग, तरंग बाइंडिंग। उसके बाद में लैप बाइंडिंग और चढ़ाव बाइंडिंग, और वेव बाइंडिंग, श्रेणी बाइंडिंग। ठीक है दोस्तों, समांतर बाइंडिंग ये और श्रेणी बाइंडिंग। अब दोस्तों ये बाइंडिंग अपन करते हैं, ये नहीं कि एक साथ दोनों बाइंडिंग कर दी, लैप और वेव, नहीं, एक ही बाइंडिंग की जाएगी, या तो लैप करो या वेव करो। लेकिन आपको क्या आवश्यकता है उसके हिसाब से आप बाइंडिंग करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, ओम का नियम सिस्टम पढ़ा होगा आपने, श्रेणी समांतर प्रतिरोध पढ़े होंगे। तो अगर नहीं पढ़े तो आप प्लेलिस्ट में डालिए और उसमें आपको पूरे मिल जाएगा, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने वाला, समांतर प्रतिरोध जोड़ने वाला, पूरी क्लास मिल जाएगी। वहां से आप पढ़ करके, और इस प्रकार के देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। एक एक प्रतिरोध हम जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो प्रतिरोध मान अधिक मिलेगा, तो इसमें प्रतिरोध का मान क्या होगा? अधिक मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार का मैं एक चार्ट बना रहा हूं आपके सामने, तो आपको प्रतिरोध का मान क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा। और जब प्रतिरोध का मान अधिक मिलेगा इसमें, और समांतर क्रम ये बाइंडिंग है, समांतर में क्या होता है? प्रतिरोध का मान निम्न से भी निम्न मिलता है। समांतर क्रम में प्रतिरोध का मान निम्न से भी निम्न मिलता है, यानी कम से भी कम। तो इसमें क्या होता है? प्रतिरोध, ये स्थितियां बता रहा हूं ना आपको, प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें प्रतिरोध मान अधिक है, इसमें प्रतिरोध मान कम होता है। उसके बाद में दोस्तों जब प्रतिरोध का मान कम है तो धारा का मान क्या होगा? अधिक होगा। और इसमें प्रतिरोध मान अधिक है तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। दोस्तों प्रतिरोध और धारा का जो सिस्टम है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है। अगर आपने नहीं देखी तो पिछली क्लासों में देखिए, तब जाके समझ में आएगा। प्रतिरोध और धारा का जो सिस्टम होता है वो उल्टा होता है। प्रतिरोध का मान अगर आपको कम चाहिए तो आपको लैप बाइंडिंग करनी है, धारा का मान अधिक चाहिए तो आपको लैप बाइंडिंग करनी है, प्रतिरोध मान अधिक चाहिए तो आपको वेव बाइंडिंग करनी है, और धारा का मान कम चाहिए तो आपको वेव बाइंडिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ रहा है वोल्टेज। दोस्तों
समान श्रेणी क्रम में वोल्टेज क्या होता है, सूत्र क्या होता है, BT बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, इस प्रकार का होता है सूत्र। तो इसका मतलब क्या है, वोल्टेज जुड़ के आ रहा है, तो इसमें आपको क्या मिलेगा, वोल्टेज का मान अधिक मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिक। अगर आपको अधिक वोल्टेज चाहिए जनरेटर के अंदर तो आपको वेव बाइंडिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, वेव बाइंडिंग। और इसमें वोल्टेज का मान आपको कम मिलेगा। क्या मिलेगा, कम मिलेगा। उसमें वोल्टेज मान अधिक मिलेगा, इसमें वोल्टेज मान कम मिलेगा। अगर आपको इस प्रकार की बाइंडिंग करनी है तो इस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जिस प्रकार की चाहिए उस प्रकार की आप बाइंडिंग करें। एक होता है इसमें A बराबर P होता है, यह ध्यान रखना दोस्तों। P का मतलब कितने पोल हैं, P का मतलब कितने पोल हैं, और A का मतलब है समांतर पथों की संख्या कितनी है। यह अपन ने थोड़ी पहले देखा था। और जितने समांतर पथ होंगे उतने पोलों की संख्या। A बराबर P किसमें, लैप बाइंडिंग में। किसमें, लैप बाइंडिंग में हमेशा A बराबर P होगा। अगर आपको जो दिया किसी जनरेटर में अंदर लैप बाइंडिंग की हुई है तो आपको समांतर पथों की संख्या मतलब A बराबर क्या लगाना पड़ेगा, हमेशा पोलों की संख्या के बराबर लगाना पड़ेगा। पोल 2 हैं, 4 हैं, जितने होंगे A बराबर P मानना पड़ेगा आपको। ठीक है दोस्तों, जबकि इसमें क्या होता है, A बराबर हमेशा 2 ही होता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार की होती है बाइंडिंग, इस प्रकार की। तो यहां पर 2 आ रहे हैं ना, 2 इस तरह निकल रहे हैं, इसलिए आपको A बराबर 2 मानना है। इसमें समांतर पोलों के हिसाब से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं आपको, तो 2 लगाना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमेशा ये फिक्स रहेगा। वेव बाइंडिंग में A का मान हमेशा 2 ही रहेगा। क्यों, कि इसमें 2 ही से निकल रहे हैं। पूरा कितने बाइंडिंग जोड़ दो इसमें श्रेणी क्रम में, सिर्फ 2 ही निकलेंगे आपको, इसलिए A बराबर 2 होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें A बराबर P आ गया। ठीक है, अगर आप वेव बाइंडिंग करेंगे तो वोल्टेज मान अधिक मिलेगा, और लैप बाइंडिंग करेंगे तो वोल्टेज का मान कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर। और अब आपको कि A बराबर 2 लिखूं, ये आपको ध्यान रखना है। A बराबर 2 होता है वेव बाइंडिंग में, और A बराबर P होता है लैप बाइंडिंग में। ठीक है दोस्तों, और अब आपके कंफ्यूजन हो रहा है कि यार मैं A बराबर 2 रखूं, A बराबर P रखूं, तो मैं थोड़ा डाउट क्लियर करता हूं। ये सिस्टम उतार लेना दोस्तों, ठीक है, सारणी बनाकर। मैं थोड़ा सिखाता हूं आपको, ट्रिक, हल्की ट्रिक देता हूं एक छोटी सी, तब जाकर आप समझ में आएगा। दोस्तों अपने पास क्या लगा होता है, LAP लैप बाइंडिंग है एक, तो एक LABE वेव बाइंडिंग है। एक लैप बाइंडिंग है, एक वेव बाइंडिंग है। दिख रहा है ना, दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो देखो दोस्तों, इसमें क्या है, L दिया हुआ है और P दिया हुआ है, यानी कि लैप बाइंडिंग है। तो लैप में क्या है, A बराबर P होता है। तो देखो दोस्तों, आपको नाम में मिल रहा है ना, मिल रहा है नाम में, तो आपको हमेशा A बराबर P लगाना है, लगाना है। नाम में मिल रहा है, नाम लिखते तुरंत आपको मिल जाएगा। देखो A बराबर P, ये ट्रिक है। क्या है ट्रिक, A बराबर P। अगला देखें, इसमें क्या है, इसमें भी A बराबर, A के बाद में कितनी संख्या है, 1 2, तो हमेशा A बराबर 2। बन गई ट्रिक, A बराबर 2, एक के बाद में कितनी संख्या है, 2, 1 और 2, तो A बराबर 2 हमेशा। इसमें A बराबर P होगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको देखो दोस्तों, और मैं बताता हूं, इसमें वोल्टेज दे रखा है, B दे रखा है, इसमें नाम से मिल रहे सब चीज, इसमें B दे रखा है, तो वोल्टेज अधिक है, और इसमें B दे नहीं रखा, है ही नहीं B, तो पटा तो नीचे है ही नहीं वोल्टेज, वोल्टेज का मान कम। आगे दोस्तों, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की होती है लैप और वेव बाइंडिंग। आपको लैप बाइंडिंग दी हुई है, वेव बाइंडिंग दी हुई है, आपको मैंने पूरी स्थिति बता दी किस प्रकार की लैप बाइंडिंग करते हैं, किस प्रकार की वेव बाइंडिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आपको लाइक करना है। दोस्तों कितनी चीज मैंने आपको मैटर दिया है, ऐसे समझो, मतलब बेसिक्स चल रहा है, बिल्कुल चैप्टर चल रहा है अपना, लेकिन अपन क्या एक एक क्वेश्चन उठा करके और चैप्टर क्लियर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी देखना है, प्लेलिस्ट में आपको पूरी मिल जाएगी, और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर भी करना है। लाइनमैन पार्ट करनी है अब की बार,
लाइनमैन में लगना है तो ये अपन को पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन करना है रजिस्टर में आपको। ओके, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है दोस्तों, ओके और बाय।